लेकिन जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो एसआईआर भी एक बड़ा मुद्दा था, उसकी भी बात करते हैं। एसआईआर हुआ बिहार में, लेकिन उसके बाद जीत हुई जबरदस्त, जिस तरह की जीत इससे पहले नहीं हुई थी बिहार में। इस जीत के लिए भी बधाई। इस जीत को आप कैसे देखते हैं, बीजेपी की इस जीत को, जिस तरह की जीत वहां हुई है इस बार, एनडीए की, बीजेपी की खास तौर पर? देखिए, एक तो बिहार की देवतुल्य जनता, मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अभी हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, और उन्होंने विकास को चुना है, उन्होंने सुशासन को चुना है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी वहाँ पर लंबे समय तक देखा है, और राजद की सरकार को तो बहुत अच्छे से देखा है, जहाँ पर चारा घोटाला हुए, निरीह पशुओं का चारा भी वहाँ पर खा गए, गुंडा राज वहाँ पर होता था। कई उदाहरण हैं वहाँ पर गुंडा राज के, तो वो सब की भी पुनरावृत्ति वो लोग, मतलब पुनरावृत्ति तो नहीं कहेंगे कि उनके लोगों की बात में नहीं आए। जिस तरह से तेजस्वी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजद से, तो अब आज इस देश की जनता का विश्वास एनडीए पर बहुत बढ़ा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत बढ़ा है। पूरे देश के सभी वर्ग के लोगों को लगता है कि एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री जी में ही देश का भविष्य है, इसलिए बहुत अच्छा निर्णय बिहार की जनता ने किया। लेकिन जब इसका विश्लेषण हो रहा है तो बहुत से ऐसे विश्लेषक हैं जो ये कहते हैं कि ये दरअसल 20 साल का काम नहीं है, या सिर्फ वही नहीं बल्कि जीविका दीदियों को जो पैसा दिया गया वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था लोगों के लिए वोट करने के लिए, एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए। तो 20 साल का काम नहीं, ये 10,000 जो जीविका दीदियों को दिया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरा। क्या आगे आने वाले बाकी तमाम राज्यों में भी फिर ये बनेगा दबाव कि इस तरह की स्कीम्स लाई जाएं या इस तरह से और कुछ किया जाए महिलाओं के लिए, और क्या ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा? देखिए, क्या है, एक तो विश्वास बड़ी चीज है, और भी पार्टी के लोग तमाम तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन चूंकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं तो उनकी बातों पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। लेकिन एनडीए या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। कथनी और करनी में एक रूपता रहता है, बाकी पार्टी में कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जिसकी पूरे देश में हमेशा चर्चा होती रही है और अब एक अलग नज़रिए से चर्चा हो रही है, वो नक्सलवाद की समस्या है। और हम देख रहे हैं पिछले जिस तरह का आपने एक लक्ष्य रखा कि मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ से, उस दिशा में बहुत सा काम हुआ है, लगातार काम हो रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण है मार्च 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल करना? देखिए, दिसंबर 2023 में जब हम लोग सरकार में आए और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि अगले महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पधारे और एक समीक्षा बैठक उन्होंने ली, तब हमको पता चला कि पूरे देश का नक्सलवाद का 77% हमारे छत्तीसगढ़ में बचा है। बाकी 23% नक्सलवाद जो पड़ोसी राज्य हैं, 6-7 राज्य, उसमें थोड़ा थोड़ा बचे हैं। कहीं पर एक ब्लॉक, कहीं पर एक जिला, जिसमें आपका झारखंड है, आपका तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस तरह से 6-7 राज्यों में 23% थोड़ा थोड़ा बचा था, लेकिन 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के अंदर में बचा था। और इसका कारण ये था कि जो पिछली सरकार थी उस सरकार का सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला और मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी नहीं जा सकी। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने एक नई रणनीति के साथ, और उन्होंने प्रण किया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है, और उस रणनीति से हम लोगों ने काम शुरू किया। जेटीएफ, जॉइंट टास्क फोर्स का गठन हुआ और
जिस तरह से स्वयं गृह मंत्री जी कैंपों में जाकर हमारे जवानों के साथ बातचीत करना, उनके साथ भोजन करना, तो इससे उनका बहुत उत्साह बढ़ा। और एक तो जो बस्तर फाइटर्स हैं, आपके बस्तर का सीआरपीएफ का बटालियन है, ये सब में हमारे स्थानीय लोगों की भर्ती हुई, जो आत्मसमर्पित नक्सली भी हुए, स्थानीय युवाओं की भर्ती हुई, तो वो भी इस लड़ाई में लीड किए। और इस तरह से एक अच्छी रणनीति के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है और उसमें सफलता भी मिल रही है। और अभी तक ये 22-23 महीने में करीब 477 से ज़्यादा माओवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े माओवाद भी हैं, बसवराजू जैसे भी हैं। आज 2200 से ज़्यादा आत्मसमर्पण भी किए हैं, करीब 1800 के आसपास गिरफ्तारी भी हुई है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी बैठे हैं। ये कई प्रदेशों का भ्रमण करके एक अच्छी पुनर्वास नीति भी हम लोग बनाए हैं कि जो आत्मसमर्पण करेंगे उनके साथ सरकार अच्छा बर्ताव करेगी, उनके भविष्य के लिए सोचेगी। और उसका भी परिणाम है कि आज लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या बढ़ रही है और अच्छी पुनर्वास नीति हम लोग लाए हैं। और अब छत्तीसगढ़ में ये नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, इनकी कमर टूट गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना, मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। लेकिन जब हम नक्सलवाद की समस्या को ख़त्म करने की बात करते हैं तो तमाम नक्सलियों ने जब सरेंडर किया तो भूपेश बघेल ने कहा कि देखिए ये तो वही रास्ता है जो हमने दिखाया था, चाहे डीआरजी हो या कोबरा कमांडोज हो, ये सब तो हमने शुरू किया और यही रास्ता हमारा था, उस पर चल रहे हैं, तो हमारा भी योगदान है इसमें उतना ही। क्या है उनका योगदान? अब योगदान यही है कि 5 साल में 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था पूरे देश का, यही उनका योगदान है 5 साल का। एक और बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए है धर्मांतरण का मुद्दा, और ये बार बार समय समय पर उठता है धर्मांतरण का मुद्दा। अभी हाल ही में बिलासपुर में इस पूरे मुद्दे को फिर से वापस सुर्खियों में आ गया। ख़त्म करने के लिए ये भी कुछ देर पहले अरुण जी भी हमारे साथ थे और लगातार ये बार बार बात होती है कि कानून और सख्त बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ एक तरफ कानून सख्त बनाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ से ये आरोप भी लगते हैं कि ये दखलंदाजी है किसी के व्यक्तिगत जीवन में। तो कैसे उसको बैलेंस करेंगे कि सख्त कानून हो, ज़बरदस्ती कन्वर्जन ना हो, वहीं दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की जो आज़ादी है वो भी बरकरार रहे? देखिए, हमारा ये देश धर्म निरपेक्ष देश है। व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अशिक्षा का लाभ लेके, प्रलोभन दे के, उनको बहला फुसला के अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है और हम इसके विरोधी हैं। 25 साल में, क्योंकि इतने लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है, 17 साल, तो अभी तक छत्तीसगढ़ की तरक्की कहाँ तक पहुंची है और आगे कितना %? आप क्या नंबर्स अगर मैं देने के लिए बोलूं 10 में से, तो कितना लगता है आपको कि जो आपने सोचा था वहां तक कितना पहुंचे और अभी कितना बाकी है आगे? अब नंबर देने का काम तो जनता करेगी और आप लोग करेंगे, मीडिया के लोग। लेकिन हम लोग तो काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हित में। अभी बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ और करना बाकी है। जहाँ तक शिक्षा है, चिकित्सा है, इसको हम लोगों को और व्यापक करना है, दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाना है। आज भी कभी कभार आज़ादी के 75 वर्षों में जब आप लोग बताते हैं कि वहाँ पर रोड नहीं है, झवा से मरीज को मतलब एम्बुलेंस तक पहुँचा रहे हैं, नाले में पुल नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है। कल ही मैं देख रहा था टीवी में, तो कोई एक ज़िला है तो वहाँ पर आज भी स्कूल भवन नहीं है। तो हम लोग को विशेषकर इस शिक्षा और चिकित्सा ये क्षेत्र में अभी भी भारी चुनौती है। इस पर हम लोग को बहुत आगे काम करना होगा।
बहुत शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आने के लिए। बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ हासिल करना बाकी है छत्तीसगढ़ को, लेकिन जहां तक पहुंचा है छत्तीसगढ़ ने बहुत तरक्की की है और उम्मीद करते हैं कि जो आपका विजन है उसको आप जमीन पर उतार पाएं और उसी तेजी से आगे बढ़े छत्तीसगढ़। बहुत